अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये भी बड़ी गलत मिथ है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो पॉइजनस भी हो सकता है। वैसे इंडिया के अंदर वहाँ पे पूरी मिनिस्ट्री बनी है, वहाँ पे सर्जन्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतनी चीजें नहीं है। क्या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला लिया है। डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल। आपने इस 43 ईयर्स के अंदर क्या देखा, क्या चेंजेस देखे पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथी के हवाले से? ऐसे बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं जो कि लंबे लंबे जो है वो इश्तिहार डाल रहे होते हैं, और फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी, कि जी अगर आपको कैंसर है तो हमारे पास उसका इलाज है, अगर आपको कोई भी स्टोन है आपके पास उसका हमारे पास इलाज है, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है हमारे पास उसका इलाज है। क्या आप इसको एक्नॉलेज करते हैं कि इसका सब चीज़ों का इलाज है होम्योपैथी के अंदर? मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करता, मैं बल्कि इस चीज़ की तरदीद करना चाहूँगा कि अगर एक बंदा होम्योपैथी की दवाई ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो वो क्या एलोपैथी साथ ले सकता है? ये बात बड़ी अच्छी है और पर्सनल में बहुत अच्छा है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये फ्लैश होना चाहिए। एलोपैथी के अंदर 1% सेल टैक्स लगा हुआ है और होम्योपैथी के अंदर 18% सेल्स टैक्स लगा हुआ है। इसी चीज़ के ऊपर हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं दुनिया में, जहाँ तक मैंने स्टडी पढ़ी है, मैंने कोई ऐसा आर्टिकल नाज़रीन, आज का जो शो है वो बहुत ख़ास है। वो इसलिए ख़ास है क्योंकि जो आज के जो गेस्ट हैं हमारे, वो 4 दिहाइयों से, यानी कि 40+ ईयर्स से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं होम्योपैथी इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, जब होम्योपैथी इंडस्ट्री के बारे में बात आती है तो तकरीबन 500 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि होम्योपैथी का इलाज कर रही होती है, करवा रही होती है, और सिर्फ 100 मिलियन लोग हैं जो इंडिया के अंदर करवा रही होती है। लेकिन जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली बहुत कम है। वो क्यों है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और ये भी बात है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथी तब भी बढ़ रहा है। तकरीबन 1.5 लाख प्रैक्टिशनर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो होम्योपैथी का इलाज करते हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, साथ साथ आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कंसल्टेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, सुई नॉर्टन गैस के, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन के, और बहुत सारे इदारे हैं जिनको ये कंसल्ट भी करते हैं। और ये 43 ईयर से अपना नेशनल होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हैं, और BM प्राइवेट लिमिटेड के CEO भी मौजूद हैं। अच्छा, इनकी जो फैमिली है वो 1899 से अपनी खिदमत अंजाम कर रही है। आज मुलाकात करेंगे, आज सीखेंगे हम डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब से। रिवाइंड करना चाह रहा हूँ बैक पे, और ये पूछना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी किसने इजाद की और पहली दवाई क्या थी, फिर वहां से फिर मैं आपको लेके आऊंगा। बहुत अरसा, मोर देन 200 ईयर्स, डॉक्टर सैमुअल हानीमन बुनियादी तौर पे इस फील्ड का बानी माना जाता है। अगर उससे भी पीछे चले जाए तो इसकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट बोली सीना के दौर से भी मिलती है। लाइक्स क्योर्स लाइक्स, जो चीज़ जो बीमारी पैदा करती है वही चीज़ उसका इलाज भी करती है। लेकिन इसकी तहकीक का काम, इसकी रिसर्च का काम, वो शायद अल्लाह पाक ने डॉक्टर सैमुअल हानीमन से लेना था, और उस तहकीक के ज़ुमरे में आज होम्योपैथी दुनिया के 90% ममालिक में मौजूद है। और उसकी पहली जो दवाई थी वो क्या थी? बुनियादी तौर पे एक ट्रांसलेशन कर रहे थे, उस ट्रांसलेशन के अंदर उन्होंने ये चीज़ पढ़ी कि पारव्यू बार्क जो है वो मलेरिया के बुखारों में इस्तेमाल की जाती है, जिसे होम्योपैथी की ज़ुबान में चैन ऑफिसिनेलिस कहा जाता है। और वो जो पारव्यू बार्क है वो अगर एज इट इज़ रॉ फॉर्म में खाई जाए और खाने से बुखार हो जाए, तो डॉक्टर सैमुअल हानीमन ने इस तहकीक को कहा कि अगर इस पारव्यू बार्क की डोज बना के इसको डिल्यूट करके दिया जाए तो क्या वो चीज़ जो बीमारी पैदा कर रही है वही चीज़ उसके सिम्टम्स को दूर कर दे। ये चीज़ उसकी बुनियाद का बायस बनी। ठीक ठीक। तो सर 43 ईयर्स से ज़्यादा आपका तजुर्बा है ऑन ड्यूटी ऑफिस। आपने इस 43 ईयर्स के अंदर क्या देखा, क्या चेंजेस देखे पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथी के हवाले से? होम्योपैथी के हवाले से सबसे बड़ी चीज़ ये कि कानून ने होम्योपैथी को 1965 में UAH एक्ट, जिसे यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक एक्ट कहते हैं, उसके तहत इसे एक कानूनी तरीके इलाज तस्लीम किया।
जैसे कि गवर्नमेंट की पैटर्नेज में गई। उस इलाज को तस्लीम करने के बाद उसके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर लेजिटिमेटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत खुलने लगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी तालीम का सिलसिला बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं ये कहूँ कि 1965 में जब ये एक्ट बना तो 2 से 2,500 होम्योपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड किए गए थे या एनलिस्ट किए गए थे, ठीक है। और इस वक्त जो होम्योपैथिक डॉक्टर की जो कि क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 1,25,000 से ऊपर है। तो एज ए कंज्यूमर आपने कुछ शिफ्ट्स देखे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले जो थे वो लोग बोलते थे कि होम्योपैथी का इलाज बहुत देर से होता है या मीठी गोलियों से क्या होता है, ये चेंजेस आपने देखे? बुनियादी तौर पे जिस ज़माने की वो बात या मिथ जिसे कि लोग बात करते हैं कि जी ये बहुत देर से इसके रिज़ल्ट आते हैं या जस्ट ये एक मीठी गोलियाँ होती हैं, वो बुनियादी तौर पे एक व्हीकल है जिसके ऊपर उस मेडिसिन को इम्प्रेगनेट किया जाता है, और वो मेडिसिन जब उसमें इम्प्रेगनेट हो जाती है तो गोली तो बज़ाहिर मीठी होती है, लेकिन वो इसका व्हीकल है जो उस मेडिसिन की असल ताकत को लेके बंदे के अंदर दाखिल होती है, जिससे उसके दवाई के रिज़ल्ट उसको मिलते हैं। ये मिथ भी बिल्कुल उर्फ़ आम है, लेकिन ये गलत है कि जी इसका रिज़ल्ट बहुत देर से मिलता है। अगर उसकी तशख़ीस ठीक है और तजवीज़ ठीक है तो फिर रिज़ल्ट उसका मिनट्स और घंटों में मिलेगा। अच्छा, मिनट्स नहीं मिलता। और अगर उसकी तशख़ीस भी गलत है और तजवीज़ भी गलत है तो फिर आप 6 दिन लगे रहेंगे, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत। ये भी बड़ी गलत मिथ है कि जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, होम्योपैथिक के जिन चीज़ों से रॉ मटेरियल्स, ट्रैचुरेशंस, बैक पोटेंसीज, लो ट्रैचुरेशंस बनाए जाते हैं वो अल्टीमेटली डिफरेंट किस्म के एक्सट्रैक्ट्स हैं प्लांट्स के, और वो प्लांट के एक्सट्रैक्ट जो हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, और उन पॉइजनस को जैसे आर्सेनिक एल्बम है एज ए पॉइजन, नॉक्स वोमिका एज ए पॉइजन, ओपीएम जो है वो नारकोटिक की फैमिली है, प्लम्बेगो ज़िलैनिका नारकोटिक की फैमिली है। अब ये चीज़ें जब होम्योपैथी की रिसर्च में आके होम्योपैथी की शक्ल में इनको रिसर्च करके लाया गया और इनकी डाइल्यूटेड डोजेस बनाई गई तो उसके रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल हुए और फार्माकोपिया का हिस्सा बने, और उस फार्माकोपिया को जो उस मुल्क की गवर्नमेंट होती है वो बाकायदा तौर पर उसकी रिसर्च को बाकायदा तौर पर तस्लीम करके उसे एक सर्टिफाइड स्टैम्प देती है कि दीज मेडिसिन्स हैव बीन रिसर्च्ड, और अब ये उस मुल्क के ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड फार्माकोपिया का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में तस्लीम किए जाते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल ले लें, HPUS होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूरोपियन यूनियन, जापानीज होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्राज़ीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये वो सारे फार्माकोपियाज हैं जिनके अंदर जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस किया गया है वो मेडिसिन ज़बानी जमा खासी डिस्कस नहीं हुई, वो तहकीक का हिस्सा है। उनकी आइडेंटिफिकेशन, उसके रीजन टेस्ट, उसके माइक्रोबियल टेस्ट, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से अल्कलाइड्स पाए जाते हैं, वो इंसान के अंदर क्या किरदार अदा करते हैं, फिर उनके डाइल्यूटेड डोजेस से जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर कुछ चीज़ें रिसर्च हुई और कुछ क्लिनिकल ट्रायल में बीमारों के ऊपर रिसर्च हुई जो कि बुक्स की डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनी, और आज आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में दुनिया के लाखों होम्योपैथ डॉक्टर्स उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अगर इदारों की बात करें, मुल्कों की बात करें, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है बहुत सारी चीज़ों के अंदर? जिस तरह से इंडिया के अंदर वहाँ पे पूरी मिनिस्ट्री बनी है, वहाँ पे सर्जन्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतनी चीज़ें नहीं हैं। क्या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? मतलब आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगा इस पर कि हम होम्योपैथी को क्यों तरजीह दें? अभी चंद हफ्ते पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला लिया है अपनी कैबिनेट के ज़रिए कि जो होम्योपैथिक काउंसिल है या तिब काउंसिल है, इन दोनों का इंतज़ाम कर दिया जाए, और उसके बाद इसकी एजुकेशंस को और इसके स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया जाए, इसके कॉलेजेस को, इसके सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाए। हमारा तो ड्रीम है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वजह यह है कि छोटी सी एक एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि एक बच्चा वो जिनका बाप अपने बच्चों को पालता है और वो उनकी तमाम तालीमी अखराजात, उनके खाने पीने के अखराजात,
उनके ओढ़ने पहनने सोने के अखराजात हर लिहाज से मुकम्मल कर रहा है, तो वो बच्चा तलीमी एतबार से कैसा होगा। पंजाबी का मुहावरा जिहदे घर दाने उहदे न्याणे भी सियाणे, जिसके घर खाने को होता है उसके बच्चे भी सियाने होते हैं। अब आ जाए दूसरी तरफ, होम्योपैथी जो है ये तो एक यतीम बच्चा है ना, अभी उसके सर पे बाप ही नहीं है, तो फिर यतीम बच्चा या तो बेचारा इसी तरह पलेगा जैसे पल रहा है। सही। और अगर गवर्नमेंट उसके सर पे हाथ रखे, गवर्नमेंट उसको फंडिंग करे, तो जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक में, जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी है, पाकिस्तान भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात वही है कि आप इस यतामत को ख़त्म करके इसके सर पे हाथ रखे, चले इसको मुतबन्ना ही बना लें अपना, तो फिर आप देखें इसकी तरक्की कहाँ होती है। यानी कि इस पे फोकस करना ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जो काम कर सकते हैं, हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है, हम जो R&D कर रहे हैं, या हम करने के बाद यहाँ से वेस्टर्न्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमारी R&D उनके स्टैंडर्ड पे ना हो तो हमारी प्रोडक्ट तो कोई नहीं लेगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि उन्होंने पहले टेस्टिंग स्टैंडर्ड लेने हैं, अगर उनके टेस्टिंग स्टैंडर्ड अमेरिकन फार्माकोपिया से मैच करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट को वो कहेंगे यस आने दो, नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे सॉरी रोक दो, ये हमें नहीं चाहिए। अगर हम ये कर सकते हैं तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी तो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, HPCA के आप प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह से, तो मेरा सवाल ये है कि पब्लिकली बहुत सारी बातें चल रही हैं कि एलोपैथी के अंदर 1% सेल टैक्स लगा हुआ है और होम्योपैथी के अंदर 18% सेल्स टैक्स लगा हुआ है। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ HPCA आपने क्या खिदमत अंजाम की, या क्या किस तरह से केटर करें हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ नॉर्मल कंज्यूमर मैं 1% सेल्स टैक्स देने के लिए तैयार हूँ एलोपैथी के लिए, बजाय इसके कि मैं 18% सेल्स टैक्स दूँ होम्योपैथी के लिए। तो इससे ऑब्वियसली कंज्यूमर के अंदर थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि हम क्यों वहाँ पे जाएं, हम एलोपैथी क्यों ना करें। बड़ा अच्छा सवाल है। और आजकल इसी महाज के ऊपर HPCA की तरफ से हम बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं, और मैं बेहद मशकूर भी हूँ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, FBR का। मेरे उनके साथ 5 सेशंस अब तक हो चुके हैं, और मैंने उन्हें कोई कानूनी किताब पर मैंने उन्हें कायल नहीं किया, मैंने उन्हें ड्रग एक्ट 1976, ड्रैप एक्ट 2012, उनके प्रीएम्बल्स को आगे रख के, तो मैंने उन्हें सिर्फ यही चीज़ बिलीव करने की कोशिश की है कि जब आप लोगों ने फाइनेंस बिल को अप्रूव किया तो आपने एक किताब पढ़ ली, एक किताब छोड़ दी। एक एक्ट जो 1976 में आया था उन्होंने उसको आपने नाफज कर दिया, उसके अंदर सारी एलोपैथिक ड्रग्स हैं, और उनको आपने कहा जी आप 1% सेल टैक्स दें और काम ख़त्म। बाकी आपने कहा जितनी बाकी चीज़ें हैं जिसमें यूनानी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, हर्बल है, न्यूट्रास्यूटिक, वट एवर इट इज़, उसके ऊपर 18% होगा। मैंने उनके आगे एक कानूनी नुक्ता ये रखा कि आप सिर्फ ये चीज़ सोचिए कि जो चीज़ ड्रग की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी और जिसको नोटिफाइड गजट कह रहा है कि होम्योपैथिक इज़ ए ड्रग, और वो कौन कह रहा है, वो ड्रैप एक्ट 2012 की डेफिनेशन कह रही है। तो जब वो डेफिनेशन कह रही है कि ये ड्रग है, तो फिर उसके ऊपर 18% कैसे लग गया? क्योंकि ड्रग तो ड्रग है। इसी चीज़ के ऊपर हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर से, कि इंशाल्लाह आवाम को उनके राइट्स को देखते हुए और उनको सस्ती अद्वियात की फराहमी के लिए पूरी एफर्ट है कि उनको 18% सेल टैक्स हर दवा के पीछे नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उन्हें 1% ही सेल टैक्स देना, और इंशाल्लाह जो एडिशनल 4% है वो भी नहीं देना पड़ेगा। उसके ऊपर भी हमारे काफ़ी सारे डायलॉग्स हो चुके हैं, बहुत सारी कानूनी वजाहतें हम ले चुके हैं कि वंस ए टैक्स इज़ पेड इट इज़ ए फाइनल लायबिलिटी। एडिशनल सेल टैक्स कानून में कोई सीध नहीं रखता, और वो भी हमारा बड़ा मजबूत पॉइंट है। उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन हमारी बिल्कुल रेडी है, और मैं तवक्को करता हूँ कि अगले चंद हफ्तों में इंशाल्लाह FBR ने जिस तरह हमें बड़े अच्छे तरीके से सुना, हमारे पास साथ तावन किया, और वो भी ये मुझे नज़र आता है कि चाहते हैं कि पब्लिक के ऊपर बिला मकसद ये चीज़ करने के बजाय अगर उन्हें सस्ती दवाई मिल सकती है तो दी जानी चाहिए। और हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि एलोपैथिक मेडिसिन जिसका ट्रिलियंस का बिजनेस है, और होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका मुश्किल से बिलियंस का बिजनेस है, उसको गला दबा दिया जाए, और जिसका ट्रिलियंस का उसको 1% ले लिया जाए। मैंने कहा ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो मुझे उम्मीद है आप भी दुआ फरमाइए, मैं अपने तमाम इंडस्ट्रियल दोस्तों से भी कहूँगा कि दुआ करें। इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में हमारे लिए ये आसानी आ जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी खुशखबरी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि एलोपैथी और होम्योपैथी साथ चल सकती है? अगर एक बंदा होम्योपैथी की दवाई ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो वो क्या एलोपैथी साथ ले सकता है?
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ आपको। एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन ले रहा है। ठीक है। मीनवाइल इंसुलिन लेते लेते उसे गुर्दे पथरी हो जाती है और वो कहता है जी कि मेरे सारे रिश्तेदार कह रहे हैं गुर्दे की पथरी का होम्योपैथिक में इलाज बहुत अच्छा है, तो क्या मैं इंसुलिन लगानी छोड़ दूँ फिर आपका इलाज करूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट जैसे जारी रखे हुए वैसे ही रखेगा। होम्योपैथिक मॉलेज अपनी मेडिसिन की डोजेज उसके साथ एडजस्ट करेगा डिस्टेंस दे के कि ये दवाई आपने इस टाइम पे खानी है। ठीक। फिर वो होम्योपैथिक मॉलेज उसकी तशखीस और उसकी तजवीज़ उसके ऊपर सारा दारोमदार है। ठीक। वो कौन सा स्टोन है, वो ट्रिपल फास्फेट स्टोन है, वो स्टैगॉन स्टोन है, तो बेचारा 6 साल लगा रहेगा, स्टोन तो टूटेगा नहीं, ना वो बाहर आएगा। तो भाई अल्लाह के बंदो, अगर एक स्टैगॉन स्टोन है, अगर वो ट्रिपल फास्फेट स्टोन है, तो उसे तो टूटना नहीं है, ब्रेक नहीं होना, तो किस लिए होम्योपैथी को बदनाम कर रहे हो? मत करो। सीधा सीधा वो केस एक सर्जिकल केस है, उसको सर्जिकल रेफर करो। बाकी जो छोटे छोटे कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, छोटे छोटे ऑक्सीलेट के स्टोन्स जो होते हैं, बल्कि छोटे बच्चों में एगालैक्टिक स्टोन्स होते हैं, दूध से स्टोन्स बन जाते हैं जो दूध पीने वाले बच्चे हैं। अच्छा। यस, मैंने वो भी केसेस किए हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर। होम्योपैथी में अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। तो किसी चीज़ को क्लेम नहीं करना चाहिए, ताहम उसके शवाहद और उसके रिसर्च जो डॉक्यूमेंटेड हो कहीं पे, उसकी रोशनी में अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दावा नहीं। क्लेम की बात जो कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं जो कि लंबे लंबे जो है वो इश्तिहार डाल रहे होते हैं, और फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी, कि जी अगर आपको कैंसर है तो हमारे पास उसका इलाज है, अगर आपको कोई भी स्टोन है आपके पास उसका हमारे पास इलाज है, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है हमारे पास उसका इलाज है, कोई भी सर्जिकल कोई भी चीज़ है तो उसका भी उनके पास इलाज है। तो एज अ होम्योपैथी, और ऑब्वियसली आप एक प्रेसिडेंट है PHCA के, तो आप क्या उस पर मैसेज देते हैं कि क्या ऐसा सच में है? क्या आप उसको एक्नॉलेज करते हैं कि इसका सब चीज़ों का इलाज है होम्योपैथी के अंदर? मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करता। मैं बल्कि इस चीज़ की तरदीद करना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं या इस तरह के इश्तिहारबाजी करते हैं, उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों कि इससे प्रोफेशन बदनाम होता है। ना तो मैं किसी का कद बढ़ा सकता हूँ 5 फुट, तो ना तो मैं किसी के बाल 6 फुट बढ़ा सकता हूँ। ऐसा प्रैक्टिकल वायबल नहीं है। देयर इज़ ए मैकेनिज्म। आपका कद बढ़ने के पीछे आपके हार्मोन्स की एक पूरी केमिस्ट्री चल रही होती है। तो भाई तुम कैसे 4 इंच कद 8 इंच ऊपर ले जाओगे? ठीक। पहले तो आप देखो ना कि कौन सी केमिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो हाइट को बढ़ाने में कारआमद है, और वो किस एज तक हार्मोन को बढ़ा सकता है। और होम्योपैथिकली आप उस हार्मोन को किस दवाई से टच करोगे कि उसकी ग्रोथ इंप्रूव कर जाए? ठीक। ये तो नहीं ना होगा कि आप कहेंगे जी कि इसको ठंड अच्छी लगती है या ये पानी बहुत पीता है तो इसकी ये दवाई बनती है। भाई यहाँ करेक्टरिस्टिक नहीं चाहिए। यहाँ पे नई रिसर्च के मुताबिक देखना ये है कि क्या चीज़ उसकी बॉडी में डिस्टर्ब है जिसने उसके हार्मोन्स को डिस्टर्ब किया और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई। ठीक। यानी कि हाइट का यानी कि कुछ भी नहीं उसमें। नहीं हो सकता है, बट टू द सर्टेन लिमिट। ठीक है। लेकिन जो क्लेम है ना 5 फुट तो बाल लंबे करें या 8 इंच कद लंबा करें, आई टोटली डिसएग्री विद दिस, टोटली डिसएग्री विद दिस कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी तरह जो कैंसर का आप सवाल जो कर रहे हैं, देखिए बात यह है कि अगर एग्जैक्टली कैंसर के ऊपर कोई ऐसी तहकीकात आ जाती कि जो वाकई ही कैंसर इरेडिकेट हो जाए जड़ से, अभी तक मैंने जो 43 ईयर्स तक स्टडीज़ पढ़ी हैं, मैंने अभी तक उसकी कोई ऐसी होम्योपैथिक इरेडिकेशंस जो मेच्योर्ड कैंसर्स हैं वो मैंने नहीं पढ़ी, ना मेरे नज़र से गुजरी है। जो केसेस होते हैं जो बिल्कुल समझ लें आप कि जिनकी रीडिंग्स जो हैं वो हमें ये शो कर रही होती है ट्यूमर मार्कर की रीडिंग के अंदर कि जनाब इसमें मैलिग्नेंट ग्रोथ के चांसेस हैं और इसमें ये चीज़ आ रही है, लेकिन जब आप उसकी बायोप्सी करवाते हैं तो उसके अंदर ट्यूमर मार्कर की हद तक तो वो रिपोर्ट आ रही होती है, लेकिन बायोप्सी उसे कंफर्म नहीं कर रही होती। आप उसको जब ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट सर्टन कंडीशन और दैट सिम्टोमेटोलॉजी, और अगर आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है तो वो आप एक सिमिलिमम रेमेडी का इंतखाब करते हैं मरीज़ की सिम्टोमेटोलॉजी के मुताबिक, उसकी पैथोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा। अगर एक होम्योपैथिक मुआलज जो है वो उसकी पैथोलॉजी को मद्देनजर ही नहीं रखता कि भी इसकी ये मर्ज़ कहाँ है, कहाँ पैदा हुई है, इसकी बायोप्सी की रिपोर्ट क्या आई है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स के अंदर जो उसका ट्यूमर मार्कर है उसकी रीडिंग ये है, जो उसकी बायोप्सी रिपोर्ट है वो ये है, अब होम्योपैथिकली मैंने कैसे लेके चलना है? ये सारी बातें जब तक होम्योपैथी डॉक्टर अंडरस्टैंड नहीं करेगा, मैं नहीं समझता कि वो किसी कैंसर के मर्ज़ को हाथ डाल देता है। अगर आपके पास कोई कैंसर का मर्ज़ किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास, मैं पब्लिकली भी ये बातें अक्सर करता हूँ कि आपके पास एक केस आ गया है और आप देख रहे हैं कि ये मैच्योर्ड कैंसर केस है, लंग का मैच्योर्ड कैंसर केस है,
क्लियरली लिखा हुआ है एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, या लिखा हुआ है जी कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC, या और जो मैच्योर्ड कैंसर के केसेस जो रिपोर्ट्स में बकायदा नज़र आ रहे होते हैं। मैं अपने तमाम होम्योपैथ से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ फॉर गॉड से आप उन्हें जो कैंसर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं या प्राइवेट सेक्टर बने हुए हैं, आप ऑनर फील करें उनको रेफ़र करते हुए, ऑनर फील करें। आप अपने पैड पे, बल्कि हेल्थ केयर कमीशन ने आपको रेफरल स्लिप देने का मजाज ठहराया कि आप रेफ़र करें केसेस को, ताकि आपका केस गलत ट्रीट ना हो बल्कि सही हाथों में जाए। अब उस कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान में मरीज़ डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार होता है। बाल उड़ गए, मरीज़ के मुंह में छाले पड़ गए, खाना पीना बंद हो गया, मरीज़ का रंग जलना शुरू हो गया। दैट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट कीमो। उस साइड इफ़ेक्ट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन से आप साथ साथ ट्रीट करें, लेकिन आप उसको पंगा लेने की कोशिश ना करें जो उसका ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। मैं इसी चीज़ का कायल हूँ, लेकिन अगर कुछ दोस्त शायद उनको मेरी बात ये बुरी लगे कि नहीं जी नहीं हम तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं बात करूँगा जो साइंटिफिकली प्रूवन हो और जिसके केसेस बाकायदा तौर पर किसी न किसी अथॉरिटी के तहत रिकॉग्नाइज्ड हो के स्टडी कंपाइल हुई हो और वो अथॉरिटी स्टैम्प करे कि यस दिस केस इज डन बाय होम्योपैथी, आई एग्री। मैं सबसे पहले होऊंगा जो उसको जाके एग्री करेगा। लेकिन अगर मैं अपने घर बैठ के ये क्लेम कर दूं कि मैंने 25 केस कैंसर के ठीक किए हैं, आई एम ए स्टूपिड मैन। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड कि आप अपनी पर्सनल एडवर्टाइज तो आप कर सकते हैं कि मैंने ये किया ये किया ये किया, बट जब आप साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं तो हो सकता है कि आप मैलिग्नेंसी को इंटरप्रेट भी ना कर सकें। अच्छा, कि ये मैलिग्नेंसी कहाँ है, कैसे है, इसके जो सेल्स हैं ये किस तरीके से इसके अंदर तबाही फैलाई हुई है और मैं ट्रीटमेंट किसका कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी अपने तमाम प्रोफेशनल फेलो से गुजारिश है कि जिस हद तक होम्योपैथी को ट्रीट करने के लिए आपकी फ़िलासफ़ी में या बाद अज़ां नई रिसर्च में आने वाली चीज़ों में गाइडलाइन मुयस्सर करवाई गई हैं, आप उस पर तवज्जो दें और उसके मुताबिक अपने सिस्टम की नेकनामी का बायस बने, ना कि बदनामी का बायस बने। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और भी चीज़ है। जैसे मैं अभी तकरीबन 3 साल पहले की बात है, मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल गया था अपनी वाइफ को लेके, और वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त। तो हुआ ये था कि मैंने उनको ऐसे ही बोला था कि इनकी जो माइग्रेन है उसका जो इलाज है वो होम्योपैथी से हो रहा है। उन्होंने बोला होम्योपैथी क्या होता है? मैंने कहा होम्योपैथी एक मेडिसिन है। तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, हिकारत की नज़रों से देखा कि अगर आप होम्योपैथी करें तो हमारे पास क्यों आए। तो मुझे उस वक्त इंकिशाफ, उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये क्या कमतर कोई चीज़ है या कोई मतलब कोई गलत चीज़ मैंने कर दी है। तो इस पर ज़रा बताएं, जो एलोपैथी जो लोग हैं वो क्यों नहीं एक्नॉलेज करते कि होम्योपैथी भी कोई चीज़ है, मतलब वो तो इंडस्ट्री को ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे। ये बात बड़ी अच्छी है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये फ्लैश होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में कि हमें इसको तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि अब 250 साल गुजर गए हैं। अगर इसके अंदर जान ना होती, साइंटिफिकली प्रूवन ना होती चीज़ें, तो ये अब तक अपना दम तोड़ चुका होता। इसे दुनिया के ममालिक तस्लीम ही ना करते। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसे अपने GMP में शामिल ही ना करता। यूरोपियन यूनियन इसके लिए कानून ना बनाती। ब्राज़ीलियन अपना फार्माकोपिया ना बनाता। क्यों बनाया फार्माकोपिया उन्होंने? फार्माकोपिया तो तब बनता है ना जब कोई गवर्नमेंट उसके ऊपर सर रख रही है, हाथ रख रही है उसके सर के ऊपर। तो इसलिए मेरा ये बड़ी हम्बल सबमिशन है अपने तमाम प्रोफेशनल फेलोज से। मैं बीइंग अमानुल्लाह बिस्मिल जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस में हूँ, बहुत सारे प्रोफेसर्स मेडिकल कॉलेजेस के, बहुत सारी ख़वातीन मेडिकल कॉलेजेस की जो प्रोफेसर्स हैं उनके बच्चे हैं, मैं उनका मौलवी हूँ। अगर मुझे कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा जो होम्योपैथिक मॉलज। नो, इट इज़ नॉट द वे। देखिए, अगर किसी बंदे को कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री में उसका जबड़ा फट गया है तो क्या करेंगे आप? उसके हॉस्पिटल जाएंगे, होम्योपैथिक क्लिनिक नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और अगर गलती से वो मेरे क्लिनिक पे आ भी जाता है तो मैं उसको इमरजेंसी में उसकी ब्लीडिंग फौरी तौर पे बंद करके इमरजेंसी में बांध के उसको इमीडिएट नियरेस्ट हॉस्पिटल भेजूंगा कि दैट केस नीड्स ए सर्जिकल इंटरवेंशन एज अर्ली एज पॉसिबल। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग में शॉर्टफॉल है। अगर ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स को दी जाए तो मेरा ख्याल है ये बात बहुत ऊपर जा सकती है। तो फिर कोलैबोरेशन भी हो जाएगी। डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि होम्योपैथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ
उन केसेस को हाथ डालता है जो प्रोफेशनली उनको ट्रेनिंग में और पढ़ाने में बताए गए हैं। हर चीज़ में हाथ नहीं डाल देता हूँ सर। यही मेरी गुजारिश है बाकी से। ठीक। अच्छा, होम्योपैथी की कोई फर्स्ट एड किट होती है वैसे? यस ऑफ कोर्स। और ये आपके पास भी बीएम प्राइवेट लिमिटेड अमेरिका फर्स्ट एड किट बनाता है, एम्सवर्थ इंग्लैंड में बनाता है, फ्रांस में डॉली शॉस बनाता है, पाकिस्तान में बीएम बनाता है, पाकिस्तान की और भी कंपनियां हैं लोकल 2-3 जो बनाती हैं। बीएम ने को 7 किटें बनाई हुई हैं, बल्कि हमारी फर्स्ट एड किट अमेरिका एक्सपोर्ट होती है। ठीक। दैट इज ए फैमिली किट के नाम से। सही। और वो समझ लें हमने उसका नाम रखा हुआ है डॉक्टर एट होम। अच्छा, ठीक। क्योंकि वो फर्स्ट एड है। उसमें वही चीज़ें हैं, जैसे एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, चिल्ला रहा है, आपको पता ही नहीं कि क्यों रो रहा है, मेडिसिन दी हुई है। एक बड़ा आदमी है, उसको उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, रात को वॉमिट हो रही है, दवाई भी कोई नहीं है, डॉक्टर भी कोई नहीं है, रात के 2 बजे हुए, उसके अंदर वो मेडिसिन मौजूद है, आप लें 2-3-4 डोज, आपकी वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। ठीक। इसी तरह से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, पेट दर्द, कान में दर्द, बच्चों के दांत निकालने से बच्चों को बुखार हो जाना, और किसी न किसी मौसमी बीमारी की वजह से कोई ना कोई इन्फेक्शन पकड़ लेना, तो उसके लिए जो होम रेमेडी किट है वो काफ़ी कारआमद होती है। डॉक्टर एट होम ना उसका नाम? डॉक्टर एट होम, नाम ही होम रेमेडी किट है। ठीक। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारे मुल्क को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब के साथ। आज मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। मैंने ये सीखा कि डॉक्टर्स जो हैं एलोपैथी एंड डॉक्टर्स जो है होम्योपैथी, इन दोनों को साथ मिल के काम करना चाहिए। और आप एज अ पेशेंट अगर आपको ढूंढना है तो होम्योपैथी के अंदर सारे इलाज मौजूद नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, आपको जाना पड़ेगा, यानी कि मुस्तनद डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, आपको मुस्तनद डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा। मैंने ये भी सीखा कि मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स, यानी कि होम्योपैथी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में। 25 ममालिक जिस तरह से अमानुल्लाह साहब ने बताया, वहाँ पे बीएम जो है वो मौजूद है। और मैंने ये भी सीखा कि कैसे होम्योपैथी के डॉक्टर्स अपने आप को मंजवा रहे हैं। आपने क्या किसी का, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगले टिकटॉक और यूट्यूब की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी कि एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, व्हाट्सएप की अपडेट्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग।